एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो सबसे पहले तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन्हें बता देती हूँ, मेरा नाम है नेहा जांगीर और इस चैनल पर मैं आपको कराती हूँ क्लास 11th एंड क्लास 12th की इकोनॉमिक्स एज वेल एज बिजनेस स्टडीज। प्लस इस चैनल पर आपको क्लास 12th की इंग्लिश की भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी और शुरुआत हम लोग कर रहे हैं हमारी फर्स्ट बुक के साथ में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर, पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। बट देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग मोटा मोटा हमारा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि हमें अकाउंट्स में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस बुक का कितना वेटेज है। एक बार ऊपर से हम लोग हमारा सिलेबस देख लेते हैं सो डेट आप लोगों के दिमाग में भी एक क्लैरिटी रहे क्या पढ़ना है, जो पढ़ रहे हैं उसका कितना वेटेज है। तो देखो, अकाउंट्स के अंदर हमारे पास में टोटल 3 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक है हमारी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर हमें पूरा का पूरा पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है। जैसे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स, यानी कि पूरा का पूरा बेसिक। आगे आप गुडविल के बारे में पढ़ोगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है हमारी फर्स्ट बुक के अंदर। और फर्स्ट बुक का वेटेज है 36 मार्क्स। ये बुक आपको देगी 36 मार्क्स, सबसे ज्यादा वेटेज है हमारी फर्स्ट बुक का। सेकेंड बुक हमारे पास में आती है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। कंपनीज के अंदर हम लोग शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपनीज का वेटेज है 24 मार्क्स, ये बुक हमें देगी 24 मार्क्स। और थर्ड बुक हमारे पास में आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। थर्ड बुक के अंदर हमें 2 यूनिट्स कवर करनी है। यूनिट 3 है हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और यूनिट 4 है हमारा चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो बुक है ये हमें देगी 20 मार्क्स। तो 36 प्लस 24 प्लस 20 ये 80 मार्क्स का होगा आपका बोर्ड एग्जाम। समझ में आ गया। अब बचे हुए 20 मार्क्स के लिए है हमारा प्रोजेक्ट वर्क। देखो, इस साल तक क्या होता था, आपके स्कूल में एक्सटर्नल्स आते थे, वो आके आपका रिटन टेस्ट भी लेते थे। इस साल आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा। तो ये प्रोजेक्ट वाले मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, आपको फाइल बनानी है एज यूजुअल। फाइल के हैं 12 मार्क्स। आपके स्कूल में एक्सटर्नल्स आएंगे, आपका वाइवा लेंगे, फाइल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके 8 मार्क्स हैं। तो ये 20 मार्क्स का हो गया हमारा प्रोजेक्ट वर्क। तो समझ में आ गया किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। पार्टनरशिप कितने मार्क्स की है, 36 मार्क्स की। कंपनीज कितने मार्क्स की है, 24 मार्क्स की। थर्ड बुक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 20 मार्क्स की और 20 मार्क्स का हमारा प्रोजेक्ट वर्क। अब देखो, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 1, यानी कि हमारी फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। और आज हम लोग करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। अब देखो, अकाउंट्स आपको किस तरह से पढ़नी है पहले ध्यान से समझ लो। अकाउंट्स के लिए आप लोग 2 नोटबुक्स बनाओगे। एक नोटबुक बनाओगे जिसके अंदर आप अपने सारे के सारे नोट्स लिखोगे, सारी की सारी कॉन्सेप्ट वाली चीजें लिखोगे। जितनी भी चीजें यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी ये सारी चीजें लिखोगे। जितनी भी थ्योरी वाली चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें आप अपनी फर्स्ट बुक के अंदर लिखोगे। जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी समझने वाली कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, जो भी थ्योरेटिकल चीजें हैं, सारी किसमें आएंगी, फर्स्ट बुक के अंदर आएंगी। सेकंड बुक बनाओगे, सेकंड नोटबुक बनाओगे जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। इसी के अंदर आप इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस करोगे, बैक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको कराऊंगी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो एक नोटबुक नहीं बनानी कि भाई एक में ही नोट्स भी लिख रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट्स भी लिख रहे हो, एक में ही क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो। इस तरह से करोगे तो नोटबुक पर नोटबुक भरती जाएगी। जब एग्जाम में रिविजन करने का टाइम आएगा ना कि यार अब हमें नोट्स का रिविजन करना है, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, तब समझ ही नहीं आएगा कौन सी चीज कहाँ लिखी थी, तब ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है अभी से 2 नोटबुक्स बना के चलो। एक में सारे नोट्स लिखो, सारे कॉन्सेप्ट्स लिखो, एक में अलग से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर। क्या नाम है चैप्टर का, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। चैप्टर बहुत ही ज्यादा लेंथी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये चैप्टर आपका बेस तैयार करेगा। अगर ये चैप्टर आपका 100% वे में क्लियर है ना तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है कि पार्टनरशिप होता क्या है। बहुत ही ध्यान से समझना। आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जब एक अकेला बंदा बिजनेस करता है ना, एक अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है, वो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। हमारे घर के बाहर
जो ग्रोसरी शॉप्स होती है, जो परचूनी वाली दुकान होती है, वो एक अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है। एक अकेला बंदा बिजनेस करने का मतलब है एक अकेला बंदा ही बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाता है, यानी कि पैसा लगाता है। एक अकेला बंदा ही पूरे के पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। वही रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आएगा, वही आपको सामान बेचेगा, वही सारी की सारी चीजें मैनेज कर रहा है। वही पूरा का पूरा बिजनेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जितना भी रिस्क है वो भी सारा का सारा एक अकेला बंदा ही बियर करता है। इसे बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। एक अकेला बंदा कैपिटल लगाएगा, वही बिजनेस को मैनेज करेगा, वही कंट्रोल करेगा, वही सारे के सारे रिस्क बियर करेगा। क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। बट देखो कई बार क्या होता है, एक अकेले बंदे की जो कैपिटल होती है वो सफिशिएंट नहीं होती। एक अकेले बंदे ने जो बिजनेस में पैसा लगाया वो सफिशिएंट नहीं होता। एक अकेले बंदे की बिजनेस को मैनेज करने की, बिजनेस को कंट्रोल करने की, सारा का सारा रिस्क बियर करने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो सफिशिएंट नहीं होती। तो कई बार क्या होता है, दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर डिसाइड करते हैं कि यार अब से हम लोग मिलकर बिजनेस करेंगे। दो में मिनिमम बोल रही हूं, क्योंकि एक अकेला बंदा तो क्या कहलाता है, सोल प्रोप्राइटर कहलाता है, तो मिनिमम दो का तो होना जरूरी है। दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर डिसाइड करते हैं कि यार अब से हम लोग क्या करेंगे, मिलकर बिजनेस करेंगे और बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट्स को हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे। इस तरह के बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। समझ में आ गया? जब दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर डिसाइड करते हैं कि यार अब से हम लोग मिलकर बिजनेस करेंगे और बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसे हम आपस में शेयर कर लेंगे, इसे बोला जाता है पार्टनरशिप। तो यहां पर ए कौन है? पार्टनर है। बी कौन है? पार्टनर है। सी कौन है? पार्टनर है। डी कौन है? पार्टनर है। ये मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। अब देखो जब ये मिलकर बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो जाता। पहले इनके बीच में आपस में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट मतलब इनके बीच में सारी की सारी टर्म्स और कंडीशंस होनी चाहिए ना, सारी की सारी शर्तें होनी चाहिए, आपस में सारी चीजें होनी चाहिए कि यार मैं इतनी कैपिटल लगाऊंगा, तू इतनी कैपिटल लगाना, तू इतनी कैपिटल लगाना, डी तू इतनी कैपिटल लगाना। एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए ना। ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फ्रेंड्स है, आपस में अच्छा ट्रस्ट है, तो ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। ये जो एग्रीमेंट है ये रिटन भी हो सकता है। कैसे भी हो सकता है, रिटन हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि कल को कोई लड़ाई वगैरह हो, अगर कोर्ट केस वगैरह हो जाए तो रिटन है तो एक एविडेंस का काम करता है, एक सबूत का काम करता है। तो इनके बीच में आपस में क्या होगा? एक एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट में सारी की सारी चीजें लिखी हुई होंगी। मान लो उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कौन कौन बंदा कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा, यानी कि कितना कितना पैसा बिजनेस के अंदर लगाएगा। मान लो डिसाइड हो गया, ए कैपिटल लगा रहा है 10,000 रुपीज, बी कैपिटल लगा रहा है 50,000 रुपीज, सी कैपिटल लगा रहा है 1 लाख रुपीज। ये क्या कर रहे हैं? बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं। डी कैपिटल लगा रहा है 80,000 रुपीज। ये सारी की सारी चीजें क्या है? पहले से डिसाइडेड हैं। एग्रीमेंट में सारी की सारी चीजें पहले से डिसाइड कर रखी हैं कि तू इतनी इतनी कैपिटल लगा देना। साथ ही एग्रीमेंट में ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करेंगे। साथ में बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, तो ये भी तो डिसाइड करेंगे कि हम प्रॉफिट्स को किस रेशियो में शेयर करेंगे। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पहले से डिसाइडेड होता है। मान लो इन लोगों ने डिसाइड करा कि हम प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली मतलब जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसे हम बराबरी से बांट लेंगे। तो इक्वली का मतलब होता है कि रेशियो कितना होगा? 1:1:1:1:1। इक्वली का मतलब तो यही होता है 1:1:1:1:1। मान लो दो पार्टनर्स थे, ए और बी, दो पार्टनर्स थे, तो इक्वली अगर रेशियो होता तो रेशियो क्या होता? 1:1। तो यहां पर ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। अब मान लो प्रॉफिट्स होते हैं 40,000 के। कितने के प्रॉफिट्स हुए? 40,000 के। तो इक्वली आप सबको पता है सबको कितना कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा, सबको 10,000 मिल जाएंगे। तो ऐसे हम निकाल कैसे सकते हैं? ए का शेयर कितना होगा? प्रॉफिट्स कितने हैं? 40,000 है, इनटू ए का शेयर कितना है? ये ए का शेयर है ना, कितना है? 1 है। नीचे क्या आएगा? टोटल आएगा 1 + 1 + 1 + 1 कितना आया? 4 आया। तो अब हम इसे कट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में? 10,000। तो ए को कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा। समझ में आ रहा है? सेम ऐसे ही हम लोग बी का शेयर निकालते हैं। प्रॉफिट्स कितने हैं? 40,000 है, इनटू बी का शेयर कितना है? 1 है। नीचे कितना आएगा? 4 आएगा।
अगेन कट करोगे कितना आएगा, 10,000 आएगा। सेम ऐसे ही जब हम सी का निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 10,000, डी का निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 10,000। तो ये क्या है, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप मतलब कुछ लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होकर इन लोगों ने डिसाइड करा यार अब से हम लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, और आपस में एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, जिसमें ये सारी की सारी चीजें पहले से डिसाइड कर लेंगे कि किसको कितनी कैपिटल लगानी है, जो प्रॉफिट्स होंगे उसे हम किस रेशियो में शेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था कि हम प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे। ये रेशियो कुछ भी हो सकता है। देखो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इन्होंने आपस में एग्री करा कि हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी, इन्होंने आपस में सोचा कि हम प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे 3:2:1 के अंदर। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब बांट के देखो प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं। मान लो प्रॉफिट्स वही हैं, प्रॉफिट्स कितने के हुए हैं, 40,000 के। तो ए का शेयर निकालो 40,000 इनटू यहाँ पर ए का कितना है, 3 है। नीचे क्या आएगा, टोटल आएगा 3 + 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। कट करके देखो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, कितना आया 5,000, 5,000 इंटू 3 कितना आ गया 15,000। मतलब ए को कितना मिलेगा 15,000। सेम ऐसे ही बी का भी निकाल के देखते हैं। प्रॉफिट्स कितने हैं 40,000 इंटू बी का शेयर कितना है 2 है, नीचे कितना आएगा 8 आएगा। ये कितना हो गया हमारे पास में 5,000, 5,000 इंटू 2 कितना आ रहा है हमारे पास में 10,000। सेम ऐसे ही सी का भी निकाल के देखते हैं। तो देखो बी और सी दोनों का सेम है 2 2, तो ऑब्वियस सी बात है जो बी का आया है वही किसका आएगा, सी का भी आएगा 10,000। डी का निकाल के देखते हैं। प्रॉफिट्स कितने हैं 40,000 इंटू डी का रेशियो कितना है 1, नीचे कितना आएगा 8 आएगा। कैंसिल करा कितना आया 5,000। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर 5 आया था, 5 1 जा 5, ये कितना आ गया 5,000। तो 15 और 10 कितना हुआ हमारे पास में 25, 25 और 10 35, 35 और 5 कितना हो गया 40। ये 40,000 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इस तरह से प्रॉफिट शेयर करे जाते हैं। तो इस बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप। समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो इंडिविजुअली ए कौन है, पार्टनर है, बी कौन है, पार्टनर है, सी कौन है, पार्टनर है, डी कौन है, पार्टनर है। इंडिविजुअली ये लोग पार्टनर्स हैं, बट कलेक्टिवली इनका ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को बोला जाता है फर्म। क्या कहते हैं, फर्म। इंडिविजुअली ये लोग पार्टनर्स कहलाते हैं, बट कलेक्टिवली ग्रुप के अंदर इनका जो बिजनेस है उस बिजनेस को बोला जाता है फर्म। पार्टनरशिप फर्म भी बोला जाता है। समझ में आ गया पार्टनरशिप होता क्या है। तो देखो पार्टनरशिप के लिए हमारे पास में एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो सेक्शन 4 है वो पार्टनरशिप की एक डेफिनेशन देता है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप क्या है, कुछ लोगों के बीच का रिलेशन है। ये लोग कौन है, ए बी सी डी, इनके बीच का क्या है, एक रिलेशन है। Who have agreed to share the profits, इनके बीच में आपस में एक एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, जिसमें ये एग्री करते हैं कि यार हम लोग मिलकर बिजनेस करेंगे और बिजनेस के जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसे हम आपस में शेयर कर लेंगे। और जो शेयर करने का रेशियो होता है, ये रेशियो भी पहले से डिसाइडेड होता है कि प्रॉफिट्स किस रेशियो में शेयर करने हैं। इक्वली शेयर करने हैं तो रेशियो क्या होगा, 1:1:1:1। रेशियो कुछ भी हो सकता है। रेशियो हो गया 2:3:2:1, कुछ भी रेशियो हो सकता है। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखो हो सकता है ये सारे के सारे मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, मतलब जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज है, जो बिजनेस को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, उसके अंदर ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। ए भी डे टू डे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, सारा काम करता है, रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आता है, बेचने में भी हेल्प करता है, सारे काम करता है, मीटिंग्स वगैरह भी करता है आउटसाइडर्स से। बी भी सारे काम करता है, सी भी सारे काम करता है, डी भी सारे काम करता है। तो ऐसा भी हो सकता है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल कि सारे के सारे मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल कि सिर्फ एक बिजनेस चला रहा है, बाकियों ने सिर्फ कैपिटल लगा रखी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मान लो ए ने कैपिटल लगाई है 10,000 रुपीज, बी ने कैपिटल लगा दी 50,000 रुपीज, ज्यादा कैपिटल लगाई, सी ने कैपिटल लगा दी 2 लाख रुपए और डी ने कैपिटल लगा रखी है मान लो 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पर बी सी डी ने तो कैपिटल ज्यादा लगा दी, इन्होंने पैसा ज्यादा लगा दिया, बट आपस में डिसाइड हुआ है कि ए क्या करेगा, काम करेगा। ए सारी की सारी डे टू डे एक्टिविटीज को संभालेगा, जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है सबको ए संभालेगा। ए पूरे के पूरे बिजनेस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ए सारी की सारी चीजों को मैनेज करेगा, ए सारा का सारा काम करेगा। तो सब मिलकर भी काम कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है।
जैसा आपस में एग्रीमेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक काम कर रहा है दूसरों के बिहाफ पर। ए अब पूरी की पूरी डे टू डे एक्टिविटीज कर रहा है, बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, किसके बिहाफ पर? बी सी डी के बिहाफ पर। तो सब भी काम कर सकते हैं, सबके बिहाफ पर कोई एक भी काम कर सकता है। ये क्या है? पार्टनरशिप है। इंडिविजुअली हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? पार्टनर्स कहते हैं। ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, डी पार्टनर है। मान लो एक नया पार्टनर ई और आ रहा है, तो ई भी कौन है? पार्टनर है। बट कलेक्टिवली इनका जो बिजनेस है उसे बोला जाता है फर्म, FIRM। समझ में आ गया कि पार्टनरशिप होता क्या है? अब देखो पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स है। पार्टनरशिप के फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स को ही हम नेचर भी बोल सकते हैं, फीचर्स को ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। 2 और मोर पर्सन्स, पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। एक अकेला बंदा कभी भी पार्टनर कहलाता है क्या? वो खुद का थोड़ी ना पार्टनर बन जाएगा। एक अकेला बंदा सोल प्रोप्राइटर होता है। तो मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मिनिमम कितने लोगों का होना जरूरी है? 2 लोगों का होना जरूरी है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 पर्सन्स हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब देखो ये जो पीछे हम लोगों ने देखा था हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये नहीं बताता कि मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए। हमारा कंपनीज रूल्स 2014 का जो रूल नंबर 10 है, कंपनीज रूल्स 2014 का जो रूल नंबर 10 है, वो ये बताता है कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। अगर 50 से ज्यादा पार्टनर हो गए तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो क्या बन जाएगी? कंपनी बन जाएगी। और कंपनी अलग होती है, पार्टनरशिप अलग होती है। अभी हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, कंपनी के बारे में नहीं पढ़ रहे। समझ में आ गया? मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। अगर 50 से ज्यादा हो गए तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो एक कंपनी बन जाती है। एनी पर्सन कैन बी पार्टनर, कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है, एक्सेप्ट इन 3 को छोड़ के। कभी भी कोई माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, यानी कि जो बच्चा है वो पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि बच्चे के अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, बच्चा डिसीजंस नहीं ले सकता, तो बच्चा कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, माइनर यानी कि बच्चा कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, बट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स। बट जो माइनर है वो प्रॉफिट्स के अंदर जरूर पार्टिसिपेट कर सकता है, वो प्रॉफिट्स में से अपना शेयर ले सकता है। कैसे ले सकता है? मान लो 4 पार्टनर्स थे A B C D, और किसी रीजन से D की डेथ हो जाती है, और D का एक बच्चा है E, बट ये जो E है ये अभी माइनर है, अभी बड़ा नहीं हुआ। तो जो E है वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता, जब तक E माइनर है वो कभी भी फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता। बट हाँ, जो डी के हिस्से के प्रॉफिट्स थे उस प्रॉफिट को ई जरूर मांग सकता है, यानी कि ई डी का शेयर ले सकता है, वो प्रॉफिट्स में से पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वो कभी भी फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता जब तक वो माइनर है। सेकेंड है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, एक ऐसा इंसान जो पागल है, जो लिटरली पागल है, जो इनसेन है, जिसके अंदर डिसीजन लेने की पावर नहीं है, जो डिसीजंस नहीं ले सकता, जिसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो पर्सन कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। और लास्ट है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, ऐसा पर्सन जिसे लॉ डिस्क्वालिफाई करता है, कानूनी तौर पर उस पर कोई केस वगैरह चल रहा है, वो कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, ऐसा पर्सन कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। तो यहां पर आपको मेन क्या याद रखना है? मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2 होने चाहिए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। सेकेंड है इनके बीच में आपस में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। यार ये मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करेंगे, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट तो होना चाहिए। ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है, ये जो एग्रीमेंट है ये रिटन भी हो सकता है। एग्रीमेंट मतलब एक डॉक्यूमेंट, या फिर ये चीजें ओरल भी हो सकती हैं, जिसके अंदर ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं, सारी की सारी शर्तें डिसाइड करते हैं कि हम लोग कितनी कितनी बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाएंगे, जो भी प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट्स को किस रेशियो में शेयर करा जाएगा। अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी है, मान लो कोई पार्टनर ज्यादा काम करता है, उसे सैलरी मिलनी चाहिए, तो उसे कितनी सैलरी मिलेगी। अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिलना है तो उसे कितना कमीशन पे किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें किसमें डिसाइडेड होती हैं? एग्रीमेंट में डिसाइड होती हैं। एग्रीमेंट ही बताता है पार्टनर्स के पास में क्या क्या राइट्स हैं, और किस पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज हैं, किस पार्टनर को कौन कौन से काम करने हैं। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, ये लोग पार्टनरशिप में क्यों आए हैं? ताकि ये साथ में मिलकर कोई बिजनेस चला सके। बिजनेस के लिए पार्टनरशिप होती है, और बिजनेस भी कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। मान लो इन्होंने पार्टनरशिप बनाई है कि यार अब हम मिलकर ड्रग्स बनाएंगे और ड्रग्स की सप्लाई करेंगे, तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं है। आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस भी लीगल होना चाहिए। मान लो पार्टनरशिप फॉर्म हुई है, 3 पार्टनर्स हैं, वो बोलते हैं अब हम पार्टनर्स हैं, हम मिलकर इसका मर्डर
करेंगे। ये पार्टनरशिप नहीं है। आपका बिजनेस जो है वो लीगल बिजनेस होना चाहिए और उसका मेन मकसद होना चाहिए प्रॉफिट कमाना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। आपके बिजनेस का जो मेन मकसद है वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। अगर आप चैरिटेबल एक्टिविटी करने के लिए, दान करने के लिए, चैरिटी करने के लिए पार्टनर्स बन रहे हो तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं है। आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर्स शुड शेयर लॉसेस ऑल्सो। ये जरूरी है कि सारे के सारे पार्टनर्स जो हैं वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। मान लो ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं तो ये जरूरी है कि प्रॉफिट्स के अंदर इन चारों का हिस्सा होगा, इन चारों का शेयर होगा। बट ये जरूरी नहीं है कि ये चारों के चारों लॉसेस भी शेयर करेंगे, लॉसेस के अंदर भी सबका शेयर हो। प्रॉफिट्स होंगे तो सबका शेयर होगा, सबको मिलेगा प्रॉफिट। बट मान लो आपस में इन्होंने डिसाइड करा है अगर लॉसेस होंगे तो लॉसेस ए को बियर करने पड़ेंगे, बी को बियर करने पड़ेंगे, सी को बियर करने पड़ेंगे, बट डी लॉसेस को बियर नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सारे के सारे पार्टनर्स लॉसेस भी बियर करें। फिफ्थ है रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। अच्छा, अब प्रिंसिपल और एजेंट क्या होता है? मान लो 4 पार्टनर्स हैं ए बी सी डी और ए जो है वो बाहर कोई मीटिंग करता है, किसी आउटसाइडर के साथ में कोई मीटिंग करता है, अपने क्लाइंट के साथ में कोई मीटिंग करता है और उस मीटिंग की वजह से मान लो क्लाइंट के साथ में कोई गड़बड़ हो जाती है, क्लाइंट को कोई लॉस हो जाता है, तो बी सी डी जो है वो ये नहीं बोल सकते कि हम इस काम के लिए जिम्मेदार नहीं है, हम इस चीज के लिए लाइबल नहीं है, आंसरेबल नहीं है। आपने तो मीटिंग ए के साथ में करी थी, हमें कुछ नहीं पता। बी सी डी ऐसा नहीं बोल सकते। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? एक है। ये सारे के सारे कौन है? पार्टनर्स है। कलेक्टिवली ये क्या है? पूरी की पूरी एक फर्म है। जब भी कोई पार्टनर काम करता है तो वो पार्टनर क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एजेंट कहलाता है। और जो बाकी के बचे हुए पार्टनर्स हैं बी सी डी, वो कौन कहलाते हैं? प्रिंसिपल कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? प्रिंसिपल कहलाते हैं। तो एजेंट जो भी कोई काम करेगा उस काम के लिए जो प्रिंसिपल है यानी कि जो बचे हुए अदर पार्टनर्स हैं वो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, वो भी लायबल हैं, वो भी आंसरेबल हैं। एज एन एजेंट, जो एजेंट है वो अपनी एक्टिविटीज की वजह से अपने दूसरे पार्टनर्स को भी बाइंड करता है, दूसरे पार्टनर्स भी उसकी एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा को कोई LIC वगैरह करवानी है तो इस काम के लिए वो एक एजेंट हायर करते हैं। तो एजेंट जो भी काम करेगा वो आपके पापा के बिहाफ पर ही तो करेगा। यहां पर आपके पापा कौन है? प्रिंसिपल हैं। वो एजेंट जो भी कुछ करेगा LIC वगैरह के लिए, कुछ भी करेगा, उसकी सारी एक्टिविटीज के लिए आपके पापा जिम्मेदार हैं क्योंकि आपके पापा के कहने की वजह से वो ये सारे के सारे काम कर रहा है। तो वही है, इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है? एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। अगर कोई पार्टनर कुछ काम करता है तो वो एजेंट कहलाता है और उसकी एक्टिविटीज की वजह से जो अदर पार्टनर्स है, जो प्रिंसिपल है, वो भी लायबल है। मान लो सी कोई काम कर रहा है तो सी क्या कहलाएगा? एजेंट कहलाएगा। ए बी और डी क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल कहलाएंगे। सी की एक्टिविटीज की वजह से ए बी और डी भी क्या होंगे? बाइंड होंगे। 6 है बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस है वो सारे के सारे मिलकर भी चला सकते हैं और हो सकता है कोई एक बिजनेस चला रहा है, बाकी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या करी है? कैपिटल लगाई है। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। सारे के सारे पार्टनर्स बिजनेस चला सकते हैं एंड बाउंड अदर पार्टनर्स बाय हिज और हर एक्ट। किसी एक पार्टनर की एक्टिविटीज बाकी दूसरे पार्टनर्स को भी लाइबल करती हैं, दूसरे पार्टनर्स भी उस पार्टनर की एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि कलेक्टिवली ये कौन है? एक फर्म है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। देखो, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? ध्यान से समझना। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो फर्म होती है, ठीक है, और जो पार्टनर्स होते हैं, जो ए बी सी डी ई हैं, जो पार्टनर्स हैं, ये एक ही माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं? एक ही माने जाते हैं। नो सेपरेट एंटिटी। ऐसा नहीं है कि फर्म अलग मानी जाएगी, पार्टनर्स अलग माने जाएंगे। कानून की नजर में पार्टनर्स और फर्म्स क्या हैं? पूरे के पूरे एक हैं। देखो, इसे ऐसे समझना, अगर हम कंपनी की बात करते हैं, मैं यहाँ पर पार्टनर्स की बात नहीं कर रही, पार्टनरशिप की बात नहीं कर रही, मैं कंपनी की बात कर रही हूँ। देखो, कंपनी की बात अगर मैं कर रही हूँ, मैंने कहा रिलायंस पे केस हो गया, तो रिलायंस पे केस हुआ है, कंपनी पे केस हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुकेश अंबानी पर केस हो गया। रिलायंस अलग है और मुकेश अंबानी अलग है, यानी कि कंपनी की और उसके ओनर के बीच में क्या होती है? सेपरेट एंटिटी होती है। दोनों अलग अलग माने जाते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा मान लो इन्फोसिस पे केस हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नारायण मूर्ति जी पर केस हुआ है। ये दोनों अलग अलग माने जाते हैं। बट पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं है, फर्म और पार्टनर्स एक ही माने जाते हैं। अगर फर्म पे केस हो गया तो ए
बी सी डी इन चारों को भी जेल जाना पड़ सकता है। क्लियर हो गया। बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बुक्स वगैरह बनाएंगे, अकाउंट्स की बुक्स बनाएंगे आगे, उस हिसाब से ये क्या माने जाते हैं कि सेपरेट एंटिटी है। हम फर्म के अकाउंट्स अलग बनाएंगे, पार्टनर्स के अकाउंट्स अलग बनाएंगे। आगे चल के आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे कि हम फर्म के लिए बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम फर्म का अकाउंट बनाएंगे जिसे हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पार्टनर्स के लिए हम अलग अकाउंट बनाएंगे जिसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट्स। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम फर्म के अकाउंट्स अलग बनाएंगे, पार्टनर्स के अकाउंट्स अलग बनाएंगे, बट कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर्स एक ही है। अगर फर्म पे केस हो गया मतलब पार्टनर्स पर केस हो गया। समझ में आ गया? मान लो मैं कहती हूँ फर्म की लाइबिलिटी है, फर्म को किसी को पे करना है 1 लाख रुपीज, बट जो हमारा फर्म का गुल्लक है, जो फर्म के फंड्स है, उसके अंदर हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज ही है। तो ये जो बचे हुए 50,000 हैं वो किसे पे करने होंगे? वो ए बी सी डी को पे करने पड़ेंगे। चाहे ए बी सी डी अपने पर्सनल असेट्स, अपना गाड़ी घर वगैरह बेचकर ही पे करें, क्योंकि यहां पर ये दोनों क्या माने जाते हैं? एक माने जाते हैं। क्लियर हो गया? आगे हम लोग बात करते हैं राइट्स ऑफ अ पार्टनर, कि किसी भी पार्टनर के पास में क्या क्या राइट्स होते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हर पार्टनर को राइट है कि वो फर्म के प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, फर्म के लॉसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। मान लो ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट्स के अंदर सिर्फ ए बी सी ही पार्टिसिपेट करेंगे, डी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हर पार्टनर को राइट है कि उसे फर्म के प्रॉफिट्स मिलेंगे। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। हर पार्टनर को राइट है कि वो बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, वो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, बिजनेस को चलाने में उसका पार्टिसिपेशन हो सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर पार्टनर को राइट है कि वो कभी भी जाके जो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो कैपिटल अकाउंट्स है, जो फर्म की बैलेंस शीट वगैरह है, कभी भी उन्हें इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, और उसके पास में इन सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स की क्या होनी चाहिए? एक एक कॉपी होनी चाहिए। राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अच्छा, मान लो ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं और ए बी और सी चाहते हैं कि एक नया पार्टनर ई बी आए। ठीक है, ए बी और सी चाहते हैं कि एक नया पार्टनर ई बी आए, बट इस बात से हमारा डी एग्री नहीं करता, तो भाई ई एज अ न्यू पार्टनर नहीं आ सकता, ई का एडमिशन नहीं हो सकता। कोई भी एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर के एडमिशन को डिसअलाउ कर सकता है। मान लो 20 पार्टनर्स हैं और 20 में से 19 पार्टनर्स चाहते हैं कि एक पार्टनर और आए फर्म के अंदर, एक 21वां पार्टनर और आना चाहिए। 19 पार्टनर्स एग्री करते हैं, बट एक पार्टनर अगर एग्री नहीं करता तो ये जो हमारा 21st पार्टनर है, ये कभी भी फर्म के अंदर इसका एडमिशन नहीं हो सकता, ये नहीं आ सकता। तो कभी भी कोई भी पार्टनर किसी नए पार्टनर के एडमिशन को क्या कर सकता है? डिसअलाउ कर सकता है। राइट टू बी कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म। अगर आपको फर्म से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, ए बी सी डी इनको अगर फर्म से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लेना है, तो सबसे कंसल्ट करा जाएगा, सबसे पूछा जाएगा। एक से भी नहीं पूछा तो फिर वो डिसीजन पास नहीं होगा। वहां पर सबका एग्रीमेंट होना चाहिए, सबकी रजामंदी होनी चाहिए। एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जितनी भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, जितने भी फर्म के असेट्स हैं, जो मशीन्स हैं, जो लैंड है, जो व्हीकल्स वगैरह हैं, उस पर सब पार्टनर्स का हक है, सारे के सारे पार्टनर्स का राइट है। ए बी सी ये नहीं बोल सकते कि हमारा ही राइट है, डी का राइट नहीं है। जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है उस पर सबका राइट होता है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। डी कभी भी फर्म से रिटायर हो सकता है एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद में। एक प्रॉपर नोटिस पीरियड होता है ना, कि 2 महीने पहले ही नोटिस दे दो कि मैं रिटायर होने वाला हूं, तो कभी भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है, बस उसे एक प्रॉपर नोटिस देना है, 2-3 महीने पहले से एक नोटिस देना है। If any partner has incurred any expense on behalf of the firm, he has the right to be indemnified by the firm. अगर किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर कोई खर्चा करा है, ए बी सी डी कलेक्टिवली इन्हें हम क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। इनके बिजनेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। अगर मान लो ए ने कोई खर्चा करा है, बट वो खर्चा ए ने फर्म के लिए करा है, तो भाई फर्म ए को इंडेमनीफाई करेगी, फर्म ए को दोबारा पे बैक करेगी। मान लो ए जो है वो रॉ मटेरियल लेने जाता है और जो फर्म
का गुल्लक है ना, जो फर्म के फंड्स है उसमें से वो लेकर जाता है 50,000 रुपीज। ए रॉ मटेरियल लाने गया और वो फर्म के गुल्लक में से 50,000 रुपए लेकर गया, बट जब गया तो उसने देखा एक्चुअली रॉ मटेरियल कितने का आया है, 70,000 रुपीज का आया है। तो जो बचे हुए 20,000 थे वो ए ने खुद के मतलब पेटीएम वगैरह से पे कर दिए, अपने खुद के बैंक अकाउंट से पे कर दिए। तो फिर बाद में ये जो फर्म है वो ए को 20,000 रुपीज पे बैक करेगी, क्योंकि ए ने ये खर्चा फर्म के बिहाफ पर करा है, अपनी जेब से दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, if a partner has given loan to the firm, he has the right to receive interest at agreed rate. If rate of interest is not agreed, it is 6% per annum. इस बात का मतलब क्या है, बहुत ही ध्यान से समझना, पीछे समझाती हूँ। मान लो 4 पार्टनर्स है, ए बी सी डी। इंडिविजुअली हम लोग इन्हें क्या कहेंगे, पार्टनर्स कहेंगे, बट कलेक्टिवली इनका जो बिजनेस है उस बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। इस बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्म बोलते हैं। मान लो किसी पार्टनर ने फर्म को यानी कि बिजनेस को लोन दिया है, ए ने फर्म को लोन दिया है अपने पर्सनल पैसों में से, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से, तो फर्म को ए को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है अपने पर्सनल पैसों में से, तो फर्म को उस पार्टनर को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ये जो इंटरेस्ट की रेट है ना कि कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, 10% इंटरेस्ट देना है, 15% इंटरेस्ट देना है, ये इंटरेस्ट की रेट भी पहले से एग्रीड रहती है, एग्रीमेंट में डिसाइडेड रहती है कि इतना % इंटरेस्ट देना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर फर्म मान लो बाहर से लोन लेती, अगर मान लो फर्म बैंक से लोन लेती, तो फर्म को बैंक को भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता ना। तो सेम ऐसे ही अगर कोई पार्टनर भी फर्म को लोन दे देता है तो उस पार्टनर को भी फर्म इंटरेस्ट पे करेगी। और ये जो इंटरेस्ट की रेट होगी ये पहले से एग्रीड होगी, पहले से डिसाइडेड होगी। मान लो 13% इंटरेस्ट मिलेगा, 15% इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट की रेट पहले से डिसाइडेड होगी। बट इन केस मान लो ये इंटरेस्ट की रेट पहले से एग्रीड नहीं है, डिसाइडेड नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते टाइम पर डिसाइड ही नहीं करा, सोचा ही नहीं कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उसे कितना % इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अगर ऐसा कुछ भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है या फिर ओरली आपस में एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो इंटरेस्ट की रेट कितनी होगी, 6% पर एनम। कितनी होगी, 6% पर एनम। वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। मान लो मैंने कहा ए ने लोन दिया फर्म को 1 लाख रुपीस का और रेट पहले से डिसाइडेड है कि कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 1 साल के लिए लोन दिया तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% निकाल दो, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1000 इंटू 10 कितना बनता है इंटरेस्ट, 10,000। फर्म ए को कितना पे करेगी, 10,000 पे करेगी। बट अगर ये इंटरेस्ट की रेट 10% पहले से डिसाइडेड नहीं है तो फर्म इंटरेस्ट कितना पे करेगी, 1 लाख पर 6%। कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 6,000 रुपीज पे करेगी। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखना। तो ये हम लोगों ने कर लिए राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और आता है, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये दोनों अलग अलग हैं। हमारे कोर्स में वही है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बट ये छोटा सा एक टॉपिक दे रखा है LLP। सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, सिर्फ एक स्लाइड है, इसे अलग से देख लो। देखो LLP के लिए अलग से एक्ट है, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसके लिए अलग से एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसका मतलब क्या है, देखो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना पार्टनरशिप, उसके अंदर जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। जैसे हम लोगों ने देखा था यहाँ पर फर्म की लायबिलिटी 1 लाख थी, फर्म के गुल्लक के अंदर सिर्फ 50,000 रुपए ही थे। तो ये जो बचे हुए 50,000 थे ये किसने पे करे थे, ए ने पे करे थे, बी ने पे करे थे, सी ने पे करे थे, डी ने पे करे थे, अपने पर्सनल असेट्स में से, अपने पर्सनल पैसों में से पे करा था। इसका मतलब ABCD की जो लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड थी। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं थी, इनकी लायबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड थी। बट एक होता है LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कहां से आता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से। यहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मान लो फर्म के गुल्लक के अंदर 50,000 रुपए हैं तो 50,000 रुपए ही पे करने पड़ेंगे, ABCD को अपने पर्सनल असेट्स बेच के अपने पर्सनल पैसों में से पे करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर माना जाता है ये क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पीछे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा
मेन है, वहां पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या बताया, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, फर्म और पार्टनर्स एक ही माने जाते हैं, बट यहाँ पर फर्म अलग मानी जाती है, पार्टनर्स अलग माने जाते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कंपनी की तरह है। परपीचुअल सक्सेशन होता है, मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, कोई पार्टनर पागल हो गया, तो ऐसा नहीं है पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप चलती रहती है, पार्टनरशिप खत्म नहीं होती। परपीचुअल सक्सेशन है, मतलब पूरा का पूरा कंपनी की तरह है, कंपनी के अंदर किसी एक की डेथ होने से कंपनी खत्म नहीं होती, कंपनी चलती जाती है ना, सेम ऐसे ही ये पार्टनरशिप भी चलती जाती है। बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी की तरह है। एनी चेंज इन पार्टनरशिप डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी। कोई भी पार्टनरशिप में अगर चेंज आता है, किसी पार्टनर की डेथ हुई है, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, कोई नया पार्टनर आया है, उसकी वजह से हमारी पार्टनरशिप की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टनर्स के राइट्स, उनकी लायबिलिटीज, किसी भी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, पार्टनर्स को अपने पर्सनल पैसों में से पे करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है। हमारे वाले में मैक्सिमम पर लिमिट है, कितने पार्टनर्स होने चाहिए, 50 पार्टनर्स होने चाहिए। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, इतना ही आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा पता होने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। देखो पार्टनरशिप डीड क्या है, मैंने कहा ए बी सी डी ये आपस में मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं। अगर इन्हें आपस में मिलकर कोई बिजनेस करना है तो इनके बीच में आपस में क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। इस एग्रीमेंट में ये सारी की सारी चीजें डिसाइड करेंगे। अब ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है, पीछे हम लोगों ने देखा था। ये जो एग्रीमेंट है ये रिटन भी हो सकता है। जब ये एग्रीमेंट रिटन के अंदर होता है तब उस एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। ए बी सी डी को मिलकर साथ में बिजनेस करना है, बहुत सारी चीजें ये पहले से डिसाइड करेंगे। एग्रीमेंट होगा कि कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सारी चीजें पहले से डिसाइडेड होंगी ना। तो ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है। जब यही एग्रीमेंट रिटन होता है तब ये एग्रीमेंट क्या बन जाता है, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है। इसी को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक रिटन एग्रीमेंट है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट है बिटवीन द पार्टनर्स। किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी है। टर्म्स और कंडीशंस का मतलब है सारी की सारी शर्तें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मेंशन क्या क्या होता है, देखो ध्यान से देखना। ABCD 4 पार्टनर्स हैं। अब इस पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसमें चीजें हो सकती हैं कि कौन कौन कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा। अब अगर मान लो किसी बंदे ने, किसी पार्टनर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई है तो उसे उस कैपिटल पर इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए। ए ने पैसा लगाया, बी ने पैसा लगाया, सी ने पैसा लगाया, डी ने पैसा लगाया, इनको इस पैसे पर इंटरेस्ट भी तो मिलना चाहिए। तो एक चीज होती है कि किसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। मान लो हम लोगों ने डिसाइड करा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10% पर एनम, हर साल 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ये चीज कहां पर मेंशन होगी, इस पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। अगर कोई ज्यादा पार्टनर काम करता है तो उसे सैलरी भी मिलेगी। मान लो बी ज्यादा काम करता है तो बी को सैलरी मिलती है, और हम लोगों ने डिसाइड करा बी को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ, हर महीने की 10,000 सैलरी मिलेगी। तो पूरे साल भर की सैलरी कितनी हो जाएगी, 12 मंथ्स होते हैं ना, इंटू 12 कर दो, साल भर की सैलरी हो गई 1,20,000। ये चीज कहां पर मेंशन होगी, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। मान लो पार्टनर्स को कमीशन भी मिल रहा है, मान लो पार्टनर्स को कमीशन भी मिल रहा है, मान लो सी और डी को कमीशन मिल रहा है, सी को कमीशन मिल रहा है 10,000 का, डी को कमीशन मिल रहा है 30,000 का। ये चीज भी कहां मेंशन होगी, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। और क्या क्या मेंशन हो सकता है पार्टनरशिप डीड के अंदर, मान लो हम लोग कुछ पैसा रिजर्व्स में भी डाल रहे हैं, रिजर्व्स में भी कुछ पैसा हम लोग देख रहे हैं। रिजर्व्स में मान लो हम लोग 1 लाख रुपीज डाल रहे हैं। रिजर्व्स इज लाइक एक गुल्लक है, उसके अंदर हम लोग हर साल कुछ पैसा डालते हैं ताकि कल को कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम इस रिजर्व में से पैसा निकाल सके। तो रिजर्व में हम इतना पैसा डाल रहे हैं, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती हैं। मान लो किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है, ड्राइंग्स का मतलब क्या है, जो फर्म का गुल्लक है ना, जो फर्म का गुल्लक है, जो फर्म के फंड्स हैं, उसमें से मान लो सी ने कुछ पैसा निकलवाया है, फर्म के गुल्लक में से सी ने कुछ पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए। सी को बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, या फिर मान लो घर में कोई शादी वगैरह है, सेरेमनी है, उसके लिए सी ने फर्म के गुल्लक से पैसा निकलवाया है, बाद में वो इस पैसे को दोबारा वापस डाल देगा। इस पैसे को बोला जाता है ड्रॉइंग्स। क्या बोला जाता है, ड्रॉइंग्स।
तो भाई इस सिचुएशन में सी को फर्म को, यानी कि जो फर्म का गुल्लक है, फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्योंकि अगर यही पैसा मान लो सी बाहर से लेता तो भी तो सी को बैंक को लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ता ना। तो सी ने अगर मान लो फर्म के गुल्लक में से ड्रॉइंग्स करी है, उस ड्रॉइंग्स पर से सी को क्या देना पड़ेगा? फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट की रेट भी पहले से डिसाइडेड है कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा मान लो 12% पर एनम। तो ये कुछ कुछ चीजें होती है जो पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से लिखी हुई होती हैं। पार्टनरशिप डीड के अंदर पहले से लिखा हुआ होगा कि जो भी प्रॉफिट्स होंगे उसे हम शेयर करेंगे 3:2:1 के रेशियो के अंदर। तो ये पार्टनरशिप डीड है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे बोला जाता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इस डीड के अंदर क्या क्या लिखा हुआ आता है कि फर्म का क्या नाम है और फर्म का क्या एड्रेस है। ABCD तो पार्टनर्स के नाम है, फर्म का भी तो कोई नाम हो सकता है। मान लो फर्म का नाम है NY क्लासेस, तो फर्म का क्या नाम है? फर्म का एड्रेस क्या है? पार्टनर्स के नाम और पार्टनर्स का पर्सनल एड्रेस। टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस है, कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, होलसेल बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सर्विस दे रहे हैं, कैसा बिजनेस है, किस किस पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है, कैपिटल पर पार्टनर्स को कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्रॉइंग्स, किस किस पार्टनर ने फर्म से कितना कितना पैसा ले रखा है, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रखा है। अगर पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है तो उस पर पार्टनर्स फर्म को कितना इंटरेस्ट पे करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो कितनी मिलेगी, कमीशन मिल रहा है तो कितना मिलेगा। मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल कैसे निकालते हैं, कौन सा मैथड यूज करना है गुडविल निकालते टाइम पर। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या है। देखो जनरली अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से साल शुरू होता है, 31 मार्च को साल जो है वो एंड हो जाता है। तो जनरली अकाउंटिंग पीरियड यही होता है 12 मंथ्स का। बट कुछ फर्म्स का अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ्स का भी होता है कि साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से और साल एंड होगा मान लो 30 सितंबर को। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, 1 अप्रैल से 31 मार्च है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर है, क्या है। ऑडिटिंग के बारे में सोचा जाता है। ऑडिटिंग मतलब बाहर से एक बंदे को बुलाया जाता है, ये बंदा आता है और आके चेक करता है कि जो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, जो फर्म ने सारे के सारे अकाउंट्स बनाए हैं, मैंने बताया आपको यहाँ पर अकाउंट्स बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। यहाँ पर बैलेंस शीट बनेगी। तो ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये सही तो है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो पोजीशन शो कर रहे हैं, जो प्रॉफिट शो कर रहे हैं, जो असेट और लायबिलिटी शो कर रहे हैं, ये सही तो शो कर रहे हैं ना, इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है ना, कोई घपला तो नहीं है ना। तो उसके लिए एक पर्सन को हायर करा जाता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी जाती हैं। मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट, फर्म्स के अकाउंट्स को हम किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसे कहां पर रखना है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ये बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ है, कब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ड्यूरेशन क्या है, देखो कई बार पार्टनरशिप की ड्यूरेशन होती है, पहले से डिसाइड करा जाता है कि हम पार्टनरशिप में आ रहे हैं, हम पार्टनर्स बन रहे हैं 1 साल के लिए, हम पार्टनर्स बन रहे हैं 2 साल के लिए, हम पार्टनर्स बन रहे हैं 6 महीने के लिए। जब पार्टनर्स बनते हैं किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्पस फिनिश, पार्टनरशिप भी फिनिश, तो पार्टनरशिप की एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है कि हम 6 महीने के लिए पार्टनर हैं, 1 साल के लिए पार्टनर हैं, वो ड्यूरेशन लिखना। जब नया पार्टनर आएगा तब हम कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर करेगा तब कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। बैंक अकाउंट्स किसके नाम पर होंगे, जो फर्म के बैंक अकाउंट्स हैं वो पार्टनर्स के नाम से होंगे, ए के नाम पर हैं, बी के नाम पर हैं, या फिर फर्म के नाम पर होंगे। मान लो फर्म का नाम है NY क्लासेस, तो फर्म के नाम पर होंगे या पार्टनर्स के नाम पर होंगे। आपस में अगर कोई डिस्प्यूट्स हो गए, लड़ाइयां हो गई, तो वो डिस्प्यूट्स कैसे सेटल होंगे। और एक है यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्डनर वर्से मुरे, ये कोर्ट का डिसीजन था गार्डनर वर्से मुरे। इसके अंदर है कि मान लो अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो जाता है, पार्टनर के पास में पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके पास में पैसा ही नहीं है, तो जो उसकी लायबिलिटी होगी वो बचे हुए पार्टनर्स पे करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें कहां पर मेंशन्ड होती हैं, हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर।
अब देखो, इज इट कंपल्सरी फॉर एवरी फर्म टू हैव अ पार्टनरशिप डीड? क्या हर फर्म के लिए जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए? मैंने क्या बताया, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर ये एग्रीमेंट रिटन है तो इसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, ओरल वाले को पार्टनरशिप डीड नहीं बोल सकते। तो क्या ये जरूरी है कि हर फर्म की जो पार्टनरशिप डीड है वो होनी ही चाहिए, यानी कि ये जो एग्रीमेंट है ये रिटन में ही होना चाहिए, ओरल से काम नहीं चलता? तो देखो, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड होनी ही चाहिए, यानी कि ये एग्रीमेंट रिटन में ही होना चाहिए, ओरल में काम नहीं चल सकता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जो एग्रीमेंट है ये ओरल भी हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है, बट हाँ, रिटन में हो तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। कल को कोई डिस्प्यूट्स हो जाए, आपस में कोई लड़ाई वगैरह हो जाए, तो अगर रिटन में है तो हम कोर्ट में दिखा सकते हैं, एक एविडेंस का काम करता है, एक सबूत का काम करता है। रिटन में है तो हमें क्लियरली पता रहेगा पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, उनकी क्या लाइबिलिटी है, उन्हें एक्चुअली कितना पे करना है, जब लाइबिलिटी पे करने की बारी आए तो उन्हें कितना पे करना है। अगर रिटन में है तो फ्यूचर में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी, सारी चीजें पहले से डिसाइडेड रहेंगी। अगर कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम लोग इस चीज को कोर्ट में दिखा सकते हैं अगर रिटन में है, और ये कोर्ट में एक एविडेंस का काम करेगा, एक सबूत का काम करेगा, इसलिए सही है अगर हम रिटन में रख रहे हैं। बाकी अदरवाइज कंपलसरी नहीं है, अगर ट्रस्ट है आपस में तो ओरल भी रख सकते हैं। लास्ट टॉपिक आज के लिए, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट आपस में नहीं है, या फिर मान लो हम लोगों ने ओरली भी कोई एग्रीमेंट नहीं करा, अगर रिटर्न एग्रीमेंट आपस में नहीं है, या फिर मान लो ओरली भी बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है, उस टाइम पर कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो, पार्टनरशिप डीड में हम लोग क्या लिखते हैं, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो कितनी मिलेगी, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो उसे कितना कमीशन मिलेगा, और हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा। अगर मान लो कोई जो पार्टनर है वो फर्म के पैसे में से ड्राइंग्स करता है, फर्म के पैसों में से वो कुछ पैसा निकलवाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उस पैसे पर पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, और हम लोग क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनर्स जो इतनी सारी कैपिटल लगा रखे हैं, इस कैपिटल पर उन्हें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी जाती हैं। बट मान लो अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, कोई रिटन एग्रीमेंट भी नहीं है, कोई ओरल एग्रीमेंट भी नहीं है, तो किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे वो दिन रात काम करे, 24 घंटे काम करे, उस पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी अगर आपस में डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। इतना ही अगर सैलरी लेनी थी तो पहले से डीड में लिख लेते ना, बट नहीं लिखा तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस होंगे वो कैसे शेयर करे जाएंगे, इक्वली शेयर करे जाएंगे। समझ में आया। अगर डीड नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, ओरली भी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, और अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स निकलवा रहा है, पैसा निकलवा रहा है फर्म के पैसों में से, तो वो जो है वो उन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट भी नहीं देगा। प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे शेयर होंगे, इक्वली, यानी कि रेशियो क्या होगा, 1:1:1:1:1। दो पार्टनर्स है तो रेशियो क्या हुआ, 1:1। तीन है तो रेशियो क्या होगा, 1:1:1:1। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर को देना नहीं पड़ेगा। देखो, सैलरी पार्टनर को मिल रही है, कमीशन पार्टनर को मिल रहा है, प्रॉफिट्स में से हिस्सा पार्टनर को मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलती है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर देता है फर्म को, ठीक है ना, क्योंकि पार्टनर फर्म के पैसे को यूज कर रहा है तो उल्टा पार्टनर फर्म को पे करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पार्टनर फर्म को नहीं देगा, किसी को भी कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसे इंटरेस्ट पे करेगी, अगर पहले से डिसाइडेड है तो जो भी एग्रीड रेट है उतना इंटरेस्ट पे करेगी। पीछे हम लोगों ने देखा था, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसे इंटरेस्ट पे करेगी उस लोन पर, क्योंकि अगर यही लोन फर्म जो है वो बैंक से लेती तो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता, वो भी एग्रीड रेट पर। बट मान लो पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं है, डीड ही नहीं है, ना ओरली कुछ डिसाइड करा, ना रिटन में कुछ डिसाइड करा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना पे करना पड़ेगा, 6% पर एनम। पीछे भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा।
नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब तक सारे पार्टनर्स की रजामंदी ना हो, जब तक सारे पार्टनर्स का कॉन्सेंट ना हो, तब तक कभी भी एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट नहीं हो सकता। मान लो 20 पार्टनर्स हैं, किसी 21st पार्टनर को लेकर आना है, एक नए पार्टनर को लेकर आना है, तो 20 में से 19 पार्टनर्स एग्री करते हैं, बट एक पार्टनर अगर एग्री नहीं करता तो ये पार्टनर नया पार्टनर फर्म में नहीं आ सकता, इसका एडमिशन नहीं हो सकता। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, बिजनेस को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में, डे टू डे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में हर पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव कॉपी ऑफ इट। हर पार्टनर कभी भी अकाउंट्स को चेक कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को चेक कर सकता है, बैलेंस शीट को चेक कर सकता है, और उसके पास में इन सब की एक एक कॉपी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेन हमें क्या याद रखना है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी कि रिटन एग्रीमेंट नहीं है और ओरल एग्रीमेंट भी नहीं है, तो हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग्स करी है तो पार्टनर फर्म को भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देगा। प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे शेयर होंगे, इक्वली शेयर होंगे। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उस लोन पर 6% पर एनम। क्लियर है? तो ये आज हम लोगों ने हमारी थ्योरी डिस्कस कर ली। क्या क्या डिस्कस करा, पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स, पार्टनर्स के पास में क्या क्या राइट्स है, छोटा सा टॉपिक एलएलपी, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, साथ में ओरल एग्रीमेंट भी नहीं है, तो हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। तो अब यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। आपकी जो नोट्स वाली कॉपी है उसके अंदर ये सारे के सारे नोट्स कॉपी करके रखना। कल वाली क्लास के अंदर हम लोग जो थोड़ी सी थ्योरी बची है वो कंप्लीट करेंगे और हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अब आपका जो भी फीडबैक है, पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर बताना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।